उर्दू नावल सदाए दिल की दूसरी किस्त। सफ़ीर सैफ के साथ किसी काम से निकला था। अब इसे इसके घर छोड़कर जल्दी जल्दी के चक्कर में भी इसे आते हुए देर हो चुकी थी और इसे मालूम था कि बेबे इसके इंतज़ार में बैठी होंगी। लेकिन ये खुशफहमी भी धरी की धरी रह गई। जब वो घर में दाखिल होता लाउंज में पहुंचा तो वहाँ अलग ही महफिल जमी हुई थी, जिससे इसका मूड गारित हुआ। बेबे बहुत ही मज़े से हाथ में हलवे की कटोरी पकड़े सोफे पर बैठी खा रही थीं। करीब ही रखी मेज़ पर अनवाउ इकसाम के खाने की चीज़ें पड़ी थीं और साथ में दो अफराद, एक तो वही बिला वजह फ्री होने वाली लड़की और साथ में एक टीन एज लड़का भी था जो शायद इसका भाई था। सभी खाने से इंसाफ करते बातों में मसरूफ थे, ऐसे जैसे कोई दावत चल रही हो। और इसके गुस्से में जिस चीज़ ने इजाफा किया था वो थी बेबे के हाथ में हलवे की कटोरी। ये क्या हो रहा है यहाँ? वो गुस्से में दंदनाते हुए इनके पास आया तो बेबे, जो अपनी मौज में बैठी हलवा खाते हुए मज़े से इन दोनों को कोई किस्सा सुना रही थीं, सफ़ीर को सामने देखकर इनका मुंह को जाता चमचा हवा में मुअल्लक रह गया। रंगत इसे देखकर सफ़ेद पड़ गई। बमुश्किल हलवे का नवाला हलक में उतारते उन्होंने बेबसी से हलवे से भरी कटोरी को देखा, फिर सफ़ीर को। फाइक और रीबा भी, जो मज़े से बैठे थे, इसकी आवाज़ सुनकर हड़बड़ा गए। अरे सफ़ीर, तुम इतनी जल्दी आ गए? हड़बड़ाते हुए इनके मुंह में जो आया वो बोल दिया। बेबे, टाइम देखा है आपने? मुझे आज आते हुए देर हो गई थी। वो इनकी बात सुनता दांत पीस कर बोला। इन लोगों के सामने बेबे की ये बात इसे मजीद खौला गई। डॉक्टर ने आपको मीठे से मना किया है ना? तो फिर ये क्या है? और मैंने फिरोज को सख्ती से मना किया था, ये सब हमारे घर में नहीं बनेगा। तो ये क्यों बनाया इसने? एक तो ये आज मुझसे बहुत मार खाएगा। वो गुस्से से बोलता फैजू को बुलाने लगा। ऐसे में फाइक और रीबा को इसने मुकम्मल इग्नोर किया, जिस पर वो बेइज्जती महसूस करते बेबसी से एक दूसरे को देखने लगे। एक मिनट, इसमें फैजू की कोई गलती नहीं है। मैंने ही यह हलवा बनाया था। प्लीज आप इसे कुछ मत कहें। इससे पहले कि वो फैजू को कुछ बोलता, रीबा फौरन बीच में आती बोली। इसको बीच में मुदाखलत करते देखकर बेबे अपना सर पीट कर रह गई। वो सर्द तासरात लिए इसकी तरफ मुड़ा। ओह, तो आपने बनाया है? पूछ सकता हूँ किस खुशी में? जानती हैं आप, इनको मीठा सख्ती से मना है और पिछले एक महीने से मैंने इनका कैसे ख्याल रखा है वो मैं जानता हूँ। आपको क्या जरूरत थी सती सावित्री बनने की? आपने मेरे घर में मुदाखलत ही क्यों की? और एक और बात, आप यहाँ इतनी देर तक क्या कर रही हैं? टाइम देखा है आपने? आपके घर में लड़कियों को इतनी देर तक रात से बाहर रहने पर कोई रोक टोक नहीं होगी, मगर मुझे मेरे घर में किसी अनजान लड़की का इतनी देर तक रहना बिल्कुल पसंद नहीं। वो उंगली उठाकर वान करने के अंदाज में बोला। इतनी बातें सुनने के बाद रीबा की आंखें नम होने लगीं। किसी के आगे कभी आंसू न बहाने वाले की इसके सामने आंखें नम होने लगीं तो वो जल्दी से सर झुका गई, मुबादा इसकी आंखों में मौजूद नमी को कोई देख ले। इसकी बातें सुनते फाइक की भी अब बस हो गई। एक मिनट भाई, पहले तो आप जरा तमीज सीखिए। किसी से तो छोड़ो, अपने बड़ों से बात कैसे की जाती है वो भी आपको नहीं पता। और आपको सीख लेना चाहिए कि किसी के घर आए मेहमान से बात कैसे की जाती है। तमीज तो आपको बिल्कुल भी नहीं किसी लड़की से भी बात करने की। दूसरी बात, हम यहाँ दादों से मिलने आए थे, तो ये मामला इनके और हमारे बीच का है। आपको बीच में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो इसके कंधे तक आता था, फिर भी आंख उठाकर बात करता, कहीं से भी छोटा नहीं लग रहा था। खबरदार, जो आपने मेरी आपी से इस अंदाज में दोबारा बात की। बगैर पलकें झपकाए वो अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से घूरता इससे बोला। फिर दो कदम चलकर वो बेबे की जानिब आया और इनके दोनों हाथों को पकड़ा। वो बदले में शर्मिंदगी और दुख से इससे नजरें भी नहीं मिला रही थीं। दादो, मैं आपका कल इंतजार करूंगा, आप आएंगी ना? वो इनसे मुस्कुराकर बोला। तो वो हैरत से सर उठाकर इसे देखने लगी, फिर हल्की सी मुस्कुराहट से सर हाँ में हिला दिया। चलो अपी, अब हम यहाँ नहीं आएंगे, वो रीबा से बोला, लेकिन देख सफीर को रहा था, जो तब से चुप साकित खड़ा इस छोटे लड़के को देख रहा था, जो 2 मिनट में इसकी बोलती बंद कर चुका था। वो फौरन से वहां से निकल गए तो बेबी भी खुशी से इससे बगैर कोई बात किए अपने कमरे में चली गई। सफ़ीर लब भेंच कर इन्हें खामोशी से अपने कमरे में जाता देखता रहा।
इसकी हिम्मत नहीं हुई इनके पीछे इनके कमरे में जाने की। इनसे सुबह बात करने का सोचता वो थके कदमों से अपने कमरे की तरफ चल दिया। और इन कुछ दिनों में सफ़ीर को बेबे की खामोशी ने बेबसी और जिच होकर सर पीटने पर मजबूर कर दिया था। वो जो क्या क्या ना सोचकर यहाँ शिफ्ट हुआ था, अब एक हफ्ते में ही अपने पड़ोसियों से जिच हो चुका था, जो इसकी बेबे को इसी के खिलाफ कर चुके थे। वो इसे किसी सूरत में माफ करने को तैयार न थी, और तो और इसे यहाँ से वापस जाने की धमकी भी दे चुकी थी, जिससे मजबूर होकर वो आज इनके गेट के सामने न चाहते हुए भी खड़ा था। बेल बजाने पर कुछ ही देर बाद गेट खोला तो सामने रीवा ही थी, और हैरान और साकित तो रीवा भी रह गई थी इसे अपने गेट पर देखकर। फिर कुछ सोचकर खफकी से बोली, दादो यहाँ नहीं है। बोलते ही वो दरवाज़ा बंद करने लगी तो फौरन इसे रोका गया। नहीं, मैं बेबे का नहीं पूछने आया। तो वो वो मैं इस दिन के लिए माफ़ी मांगने आया था। वो इसे देखने की बजाय इर्द गिर्द देखते हुए बोला। तो आपको याद भी एक हफ्ते के बाद आया है, वो तंजिया अंदाज में बोली। इसका तन सुनता वो सख्ती से जबड़े भेज गया। देखो, मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आया था, मांग चुका हूँ। बेबे मुझसे तब से बात नहीं कर रही, और मेरे लिए क्या मकाम रखती हैं शायद तुम कभी न जान सको। तो प्लीज़ तुम और वो अपने भाई को अपने साथ लेकर घर आना और आकर इनसे मिल लेना। अगर फिर से इसी तरह से घर लाकर बेइज्जत करना है तो प्लीज़, मैं माफ़ी मांग चुका हूँ, मज़ीद ऐसा मत बोलो। वो इसकी बात बीच में ही काटता हुआ जिच होकर बोला, तो वो भी मज़ीद इसे तंग करने का इरादा तर्क करती हुई मान गई। इसका इकरार सुनना था कि मज़ीद इससे बात किए या इसकी सुने वो वहाँ से चला आया। वो मज़ीद इस लड़की से कोई बात नहीं करना चाहता था। ये सब भी करने के लिए वो अपनी बेबे के लिए कड़वा घूंट भरने पर मजबूर हुआ था। सारे अहलकारों को हिदायत देते वो भी आगे बढ़ी। आज रात 12 बजे ही इन्हें यहाँ रेड का ऑर्डर मिला था। मनशियात की स्मगलिंग का काम यहीं से हो रहा था। काफ़ी देर से सबूत इकट्ठे करने के बाद ही वो ये सब कर पाने में कामयाब हुई थी, क्योंकि ये रेड किसी आम शख्स के घर पर नहीं, बल्कि इस शहर की मशहूर सियासी शख्सियत के फार्म हाउस पर डाली गई थी। इस सारे मिशन को वही लीड कर रही थी। ऐसे में वो और इसके साथी अपनी जी जान की बाजी लगा रहे थे। आज इतने महीनों की मेहनत के बाद वो किसी भी हाल में फेल नहीं होना चाहती थी। अंदर 25 के लगभग लोग थे, हथियारों से लेस। बहुत से लोग पकड़े जा चुके थे और ढेर सारी मंशियात भी वो अपनी तहवील में ले चुके थे, मगर कुछ लोग घुटने टेकने पर राजी नहीं हो रहे थे। करीब 2 घंटे की जान तोड़ कोशिश के बाद वो सब पर काबू पाने में कामयाब हुए। इस बीच वो अपना बाजू भी जख्मी कर चुकी थी। गोली इसके बाजू को छूकर गुजरी, जिससे बचत हो गई। लेकिन इस सब के बाद भी वो अपने जख्मी बाजू से लापरवाह थी। मैम, आपका काफ़ी खून बह चुका है, प्लीज़ पहले अस्पताल चलें, फिर आपको वापस थाने भी चलना है। गुलाम खान से जब रहा नहीं गया तो फौरन फिक्रमंदी से बोला, हाँ ठीक है चलो। और सुनो, मेरे घर से फ़ोन आए तो बोलना मीटिंग में हूँ, और मेरे जख्मी होने के बारे में तो बिल्कुल मत बताना, वो वार्न करने के अंदाज में बोली। जी ठीक है, वो फौरन खफकी से आंखें घुमाकर बोला। तो वो सर झटक कर जीप में बैठी तो गुलाम खान भी ड्राइविंग सीट पर आया। अस्पताल से बैंडेज करवाते इसे 2 बज चुके थे। सब काम से फारिग होती वो फौरन घर के लिए निकली। अपना ख़राब यूनिफॉर्म वो पहले ही चेंज कर चुकी थी, क्योंकि जन्नत बेगम को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो गेट के पास पहुंचते ही किसी को भी डिस्टर्ब किए बगैर वो कार से निकली। गेट खोलकर कार अंदर पार्क की। दूसरी तरफ सफ़ीर अपने ऑफिस के काम की वजह से अब फारिग हुआ था और सोने का इरादा करता उठा। सब सामान समेटते वो खिड़की की तरफ आया, जो खुली हुई थी। इसे बंद करते इसकी नज़र रीबा पर पड़ी, जो रात के इस वक्त घर आई थी। इसका रात के इतनी देर तक घर से बाहर रहना इसे बहुत नागवार गुजरा। यकलख्त बहुत से मनफी ख्यालात इसके जहन में उभरे थे। फिर वो सर झटक कर खिड़की बंद करता अपने बेड की तरफ बढ़ गया। रीबा जैसे ही लाउंज में आई तो जन्नत बेगम को जागते पाकर वो गहरा सांस भरकर रह गई। आप अभी तक जाग रही हैं? आपको पता तो है मेरी नौकरी ऐसी है, वो थकावट और दर्द से चूर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली।
हाँ जानती हूँ, मगर क्या कर सकती हूँ। माँ जो हूँ, दिल के हाथों मजबूर हूँ। जब तक एक बार तुम्हें घर खैरियत से न देख लूँ, सुकून नहीं आता। वो इसका सर चूमती मोहब्बत से बोली, तो वो इनके हाथ थाम कर अपने होठों से लगा गई। देख लिया ना, अब मैं आ गई हूँ। अब जाकर आराम करें, सुबह बात करेंगे। मैं बहुत थक चुकी हूँ और खाना भी खा चुकी हूँ। वो इसकी बात सुनती सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। वो अपने कमरे में आते ही बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेटी और कुछ ही देर में इसे अपना होश तक न रहा। सुबह इसके कमरे से ना निकलने पर जन्नत बेगम फाइक को कॉलेज भेजती इसके कमरे में आई तो वो बुखार की शिद्दत से तप रही थी। वो हवास बाख्ता होकर कमरे से बाहर निकली डॉक्टर को फ़ोन करने। फिक्र न करें, मैंने मेडिसिन दे दी है, कुछ देर तक ठीक हो जाएंगी। आप परेशान ना हो और ध्यान रहे इनकी बैंडेज चेंज करवा लीजिएगा। डॉक्टर इन्हें हिदायत देती जा चुकी थी और जन्नत बेगम गुमसुम सी इसके सरहाने बैठी इसे देख रही थी। ये आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं? वक्त देखा है? क्या हुआ है आपको? अभी आपको अपनी दवाई भी लेनी है। सफ़ीर इनको हड़बड़ी में ज़्यादा देखकर झंझला कर बोला। अरे वो बच्ची इतनी बीमार है, इसका पता करने जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी। वो नाराज़गी से इससे बोलकर धीरे धीरे से चलती घर से निकली तो वो गुस्सा जब्त करता रह गया। बीमार, सब नाटक है इसका, सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए। अटेंशन सीकर। यार तू क्यों खार खाता है इस लड़की से? तेरा क्या बिगाड़ा है इसने? बेबे से ही तो मिलती है। वो सैफ ताज्जुब से सर हिलाता बोला। मुझे नहीं पसंद किसी की दखल अंदाजी, तुम्हें मालूम तो है। फिर क्यों ऐसे बोल रहे हो? वो बेजारी से बोलता कुर्सी की पुश से टेक लगाकर खफकी से इसकी ओर देखने लगा। इस वक्त वो दोनों सफीर के ऑफिस में बैठे किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। ना चाहते हुए भी इस लड़की का जिक्र इनके बीच आ चुका था। सैफ बेबे की इसके साथ नाराजगी से भी वाकिफ था, तभी इससे बोला, हर लड़की को एक ही तराजू में ना तोला करो, सब एक जैसी नहीं होती। और अब तुम्हें अपनी ये बिला वजह की खुद साख्ता सोचों से निकल आना चाहिए, अगर सुकून की जिंदगी बसर करना चाहते हो तो। माहीन ने जो भी किया, इसका सबक इसे जरूर मिलेगा। और बस करो यार, इस नाम को भी मत लो मेरे सामने, मेरा खून खोलने लगता है। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। वो नफरत का इजहार करता बोला तो सैफ लब भेज कर रह गया। वाहिद वही इसका दोस्त था जो बिला तकल्लुफ इससे ये बातें कर सकता था, जो इसकी जिंदगी के सब पहलुओं से वाकिफ था। अभी ये बहस मजीद जारी रहती कि ऑफिस का दरवाज़ा नॉक हुआ। इसका सेक्रेटरी था जो इसे मिस तारा फारूक के आने का बता रहा था, जिससे इसका मूड बुरी तरह ऑफ हुआ। सैफ दिल जलाने वाली मानी खेज मुस्कुराहट से इसकी तरफ देखने लगा। इसे नज़रअंदाज करते वो सेक्रेटरी को अभी अपने काम में मसरूफ होने का बोलता कि वो खुद ही इसके ऑफिस में चले आए। मिस्टर सफ़ीर, दैट्स नॉट गुड। मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ और आप हैं कि मेहमान को इतना वेट करवा रहे हैं। वो मसनूई खफकी और एक अदा से अपने डाई किए गोल्डन बाल झटकते हुए बोली। मेरा ख्याल है मुझे अब जाना चाहिए। तुम्हारी खास मेहमान आई हैं तो तुम इनको वक्त दो। सफ़ीर, मैं फिर मिलता हूँ। वो इसकी हालत से महजूज होता इसके इशारों को नज़रअंदाज करता वहां से निकला। दरवाजे के पास पहुंचते ही इसको आंख मारना न भूला, जो सफ़ीर को मजीद तपा गई। जी फरमाइए मिस, आपको कोई काम है मुझसे? जहाँ तक मुझे याद है तो सब बातें आपके पापा से मैं इस प्रोजेक्ट की फाइनल कर चुका हूँ। मजीद मेरा नहीं ख्याल कि किसी डिस्कशन की ज़रूरत है। वो संजीदगी से और बगैर किसी लचक से बोला। तो क्या हुआ मिस्टर सफ़ीर? ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा काम ही हो सकता है। अब हम पार्टनर्स हैं, मेरा मतलब बिजनेस पार्टनर्स। वो गड़बड़ा कर वजाहत करती बोली तो वो तब भी चुप रहा। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलती जाऊं, लेकिन मैं फारिग बंदा नहीं हूँ मिस, मुझे और भी बहुत से काम हैं। सो नेक्स्ट टाइम पहले मेरे सेक्रेटरी से पूछ लीजिएगा। फिलहाल तो मैं चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी। वो इसे मजीद कोई बोलने का मौका दिए बगैर इसने अपने ऑफिस का दरवाज़ा इसके लिए खोला, जैसे इसे यहाँ से दफ़ा हो जाने का कह रहा था। वो लब भेजती अपनी इस बेइज्जती पर सुर्ख चेहरा लिए वहां से तन फन करती निकली। अपने सेक्रेटरी को बुलाकर वो इस पर बरहम होने लगा था। आइंदा ये जब भी आए तो मुझ तक भेजने की बजाय इसे वापस चलता करना।
चाहे जैसे भी करके। वो इससे दुरुस्ती से बोला तो वो घबरा कर जी सर बोलता वहां से निकल गया। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई रीबा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? फाइक का क्या होता? हम दोनों का सोचा है तुमने? वो रोते हुए इससे बोली। वो बेबसी से इन्हें रोता हुआ देख रही थी। फाइक का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था जब से इसे यह पता चला था कि इसे गोली लगी है। ये हमेशा ऐसे ही करती है अम्मी। मैं अब इनसे बात नहीं करूंगा। फाइक शदीद गुस्से में रोते हुए बोलता अपने कमरे में बंद हो चुका था और वो बेबसी से इनको देख रही थी। आप जानती हैं मेरी जॉब कैसी है, फिर भी आप लोग मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। बस इसी वजह से, आप लोगों की इसी हालत की वजह से मैंने नहीं बताया आपको। क्यों नहीं समझते आप लोग मुझे? वो रोते हुए चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लगी। आपको तो खुश होना चाहिए अम्मी। अपने बाप को यह साबित कर चुकी हूं मैं कि मैं भी किसी बेटे से कम नहीं हूं। जिसे साबित करना चाहती हो इसे मालूम तक नहीं है। वो अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत खुश होगा। तुम क्यों इतनी हलकान हो रही हो रीबा? वो बेबसी से बोली। ना भी पता हो तो बहुत जल्द पता चल जाएगा और वो पछताएंगी भी। मुझे बस इसी दिन का इंतजार है और फिर मैं इन्हें धत्कारूंगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे उन्होंने मुझे धत्कारा था, सिर्फ इसलिए कि मैं एक लड़की थी। और मैं सब पता करवा चुकी हूँ अम्मी। आपको मालूम नहीं, जिस औरत से उन्होंने बेटे के लिए शादी की थी वो इन्हें कोई औलाद नहीं दे सकती। वो तंजिया अंदाज में इनसे बोली तो जन्नत बेगम फक होती निगाहों से इसे देखने लगी। क्या बोल रही हो रीबा तुम? तुम्हें अंदाजा भी है इस इंसान को फाइक का नहीं पता कि इसका बेटा भी है एक बेटी के अलावा, तो वो फाइक को छीन लेगा हमसे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ रीबा, अपनी माँ पे रहम खाओ। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है अपनी जिंदगी में, अब तुम में से किसी की भी जुदाई मेरी मौत का सबब बन जाएगी। तुम ये नौकरी छोड़ दो। तुम्हारी नानों ने इतना तो छोड़ा है कि हम आराम से जिंदगी गुजार सकें, और तुम्हारी शादी भी धूमधाम से कर सकती हूँ मैं। वो इसके दोनों हाथों को पकड़ते इल्तिजाइया अंदाज में बोली। इनकी बात सुनकर वो तड़प उठी थी। नहीं अम्मी प्लीज, ऐसा मत बोलें। ये नौकरी अब मैं नहीं छोड़ सकती। इस पेशे से मुझे बहुत मोहब्बत है। मेरी जान तो जा सकती है मगर ये नौकरी किसी भी हाल में मैं नहीं छोड़ूंगी। आप मुझसे ऐसी जिद मत करें। और रही बात फाइक की, तो कोई इसे हमसे अलग नहीं कर सकता, ये मेरा वादा है आपसे। और वो शख्स अब इस काबिल भी नहीं कि ये सब कर सके। और रही बात मुझे गोली लगने की, तो अम्मी मौत तो सबको आनी है ना। इसके लिए तो बस एक बहाना ही काफी है। और जो भी हो, मैं इस पेशे से ताल्लुक ना भी रखूं तो कौन सा मौत मुझसे दूर रहेगी। आपको तो खुश होना चाहिए। मैंने कितनी ही माओं की गोद उजड़ने से बचाई है और मेरा ये मिशन कामयाब ठहरा। मुझे फख्र है अपनी बेटी पर कि खुदा ने मुझे तुम जैसी बेटी से नवाजा है, जो मेरे बुरे से बुरे हालात में मेरी ढाल बनी। वो नम आंखों से बोलती इसे अपने सीने से लगा चुकी थी, जबकि दिल दर्द से फटा जा रहा था अपनी बच्ची की ये हालत देखकर। वो जानती थी कुछ मामलों में किसी की नहीं सुनने वाली थी वो। वक्त ने इसको हर दर्द चुपचाप सहने के साथ बहुत तल्ख भी बना दिया था। सबसे हंसकर मिलने वाली अपने अंदर क्या कुछ दर्द लिए फिरती है किसी को मालूम तक नहीं था। ना ही इसने आज तक अपनी माँ को इन बातों की हवा लगने दी थी। चलें, अब सुलह हो गई हो तो मैं जाकर जरा अपने शहजादे को मना लूं। इसकी नाराजगी मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। वो रुहासी होती अपने कमरे से निकली। अब जब तुम इसकी कोई बात नहीं मानोगी तो ये सब कुछ झेलना तो पड़ेगा तुम्हें। आखिर वो भी तुम्हारा ही भाई है। जन्नत बेगम इसकी बात सुनकर मुस्कुराकर बोलती इसके साथ खोली।